मुद्दा था दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन का और एजेंडा था नक्सलिज्म के समर्थन का। इसीलिए जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो दिल्ली के इंडिया गेट पर ऐसा घमासान मचा कि खबर सुर्खियों में आ गई। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए टकराव की। दरअसल दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से एयर पॉल्यूशन के बढ़ते ग्राफ ने सबको चिंता में डाल रखा है। AQI का बढ़ता लेवल सबको परेशान कर रहा है, पर पॉल्यूशन के नाम पर होने वाले विरोध प्रदर्शन ने ये परेशानी और बढ़ा दी। रविवार को दिल्ली के इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन शाम होते होते ये आंदोलन मारे गए नक्सली कमांडर हिडमा के समर्थन में तब्दील हो गया। इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों ने नक्सली कमांडर माडवी हिडमा के पोस्टर लहराए। पोस्टरों में हिडमा की तुलना महान आदिवासी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा से की गई। हिडमा को जल जंगल और जमीन का रखवाला बताया गया और तो और प्रदर्शनकारियों ने हिडमा अमर रहे और हिडमा को लाल सलाम जैसे नारे भी लगाए। लेकिन जब पुलिस हरकत में आई और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने लगी तो मामला भड़क गया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पेपर स्प्रे किया, यानी मिर्च पाउडर छिड़क दिया। उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन वहां से हटाया और उन्हें खींचकर ले गई। हमने बस ये मांग की कि बच्चों को जो वायलेंस का सामना करना पड़ा, पुलिस वायलेंस का, वो ना करना पड़े। बच्चे घायल थे, जख्मी थे, तो हम चाहते थे कि उनकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे सर्वोपरि थी। तो इसलिए हम खुश हैं कि न्यायिक हिरासत में अभी उनको रखा गया है। पुलिस की तरफ से यही दलील थी कि बच्चे एक ऐसी जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे थे जहां परमिशन नहीं है और बच्चे हाथापाई भी करने की कोशिश किए। नक्सली के समर्थन में जो है वो नारे लगाए गए। देखिए एलिगेशन और दूसरा ये एलिगेशन है इसमें, देखिए वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए अभी पुलिस को भी वक्त है, उनको दिया गया है कि अगर ऐसा उनका क्लेम है तो इसके लिए वो एविडेंस प्रोड्यूस करे। वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो हम देखेंगे। विरोध प्रदर्शन की इस घटना ने सबको हैरत में डाल दिया है, क्योंकि जिस तरह प्रदूषण के नाम पर नक्सली कमांडर हिडमा के समर्थन में पोस्टरबाजी और नारेबाजी हुई, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जिस वक्त प्रदर्शनकारी इंडिया गेट पर जुटे थे उस वक्त वहां काफी ट्रैफिक था, लेकिन लोगों को लगा कि ये प्रदर्शन प्रदूषण के विरोध में हो रहा है और ये प्रदर्शन कई दिनों से हो रहा है, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। प्रदर्शन की शुरुआत में नारे लग रहे थे, AQI 400 पार, कहाँ गई मोदी सरकार। लेकिन जब पुलिस ने ट्रैफिक जाम को देखते हुए प्रदर्शनकारियों से पीछे हटने की अपील की तो नारेबाजी का टोन बदल गया। अचानक से जल जंगल और जमीन की लड़ाई के नारे लगने लगे। देखते ही देखते हिडमा के पोस्टर लहराए जाने लगे। ये देखकर पुलिस एक्शन में आई, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की गई तो हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान पुलिस वालों पर मिर्च स्प्रे कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 3 से 4 पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आए हैं। उसके बाद पुलिस ने जबरदस्ती प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। इस मामले में अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 2 अलग अलग थानों में FIR दर्ज की गई है। इस विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई पर अब जुबानी जंग छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा ने हिडमा के समर्थन में हुई नारेबाजी की आलोचना की है। बच्चों का वीडियो मैंने देखा है। उस वीडियो में उनको ये ध्यान नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब उन्होंने कोई जनताना सरकार की बात की तो जनताना सरकार को उन्होंने देखा नहीं, उसके प्रभाव को समझा नहीं है। उनको किसी ने बता दिया और उस आधार पर वो उसकी चर्चा कर रहे हैं। बच्चे हैं, समझेंगे, लेकिन फिर भी लोकतंत्र कैसे होना चाहिए या अन्य जो सरकारें बनी उनका क्या अभिप्राय रहा, उनका क्या अस्तित्व रहा, कैसे काम किए हैं, उनको समझना पड़ेगा। इन बच्चों से मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर और वस्तु स्थिति समझना चाहते हैं तो एक बार आकर बस्तर देखें। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस विरोध प्रदर्शन का एजेंडा पहले से तय था? क्या प्रदर्शनकारी पहले से पूरी तैयारी के साथ वहां आए थे या फिर प्रदूषण के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को इस एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया गया? क्योंकि प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से पोस्टर लहराए गए और नारे लगाए गए, उससे तो यही लगता है कि ये प्री प्लान था।
प्रदर्शन के दौरान नारे लगाए गए, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। इसके अलावा हिडमा अमर रहे के भी नारे लगाए गए। पोस्टर में लिखा था माडवी हिडमा को लाल सलाम। एक पोस्टर में लिखा था जल जंगल और जमीन का रखवाला माडवी हिडमा। एक और पोस्टर था जिस पर लिखा था बिरसा मुंडा से हिडमा तक हमारे जंगलों और पर्यावरणों का संघर्ष जारी रहेगा। बता दें कि नक्सली कमांडर हिडमा को सुरक्षा बलों ने 18 नवंबर को एक एनकाउंटर में मार गिराया था। आंध्र प्रदेश के एलूरी सीताराम राजू जिले में हिडमा का एनकाउंटर किया गया। वो करीब 2.5 दशक से छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक्टिव था। दंतेवाड़ा अटैक समेत 26 बड़े नक्सली हमलों में हिडमा के शामिल होने का आरोप था। हिडमा के सर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। हिडमा के मारे जाने के बाद दिल्ली के जेएनयू में भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। 19 नवंबर को जेएनयू में एबीवीपी के छात्रों ने हिडमा के विरोध में प्रदर्शन किए और नारे लगाए। उसके बाद जेएनयू में लेफ्ट संगठनों के छात्रों ने हिडमा के समर्थन में नारेबाजी की। ऐसे में ये कयास लग रहे हैं कि हिडमा का समर्थन करने वालों ने ही दिल्ली के इंडिया गेट पर यह विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद इतना हंगामा मचा है। देखिए, प्रदूषण के नाम पर जिस तरीके से कुछ नक्सलवादी लोगों ने दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया, उन्होंने लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं का खुलेआम उल्लंघन किया है। जिस प्रकार से प्रदर्शन करते हुए उन्होंने नक्सलवाद के नारे लगाए और जो पुलिसकर्मी वहां तैनात थे, लाल मिर्च का स्प्रे उनकी आंखों में किया, उससे साफ जाहिर होता है कि ये पहले से सोची समझी एक साजिश थी, एक रणनीति थी उनकी, जिसमें वो फेल हो गए। हम लोग बराबर कहते हैं कि शहर में भी अर्बन नक्सल बैठे हैं, जंगल में तो हमने ख़त्म कर दिया है, जो बचे खुचे हैं वो भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। ये कितने नारे लगा लेने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ प्रोटेस्ट जीवी हैं जो प्रोफेशनल हैं, वो हर बार सिर्फ इसी तरह के नारे लगाकर आते हैं और वो सरकार के खिलाफ हैं। उनको एक बहाना चाहिए। तो पॉल्यूशन तो बहाना था, नक्सल को इनको बढ़ाना था। आंदोलन करना लोकतांत्रिक व संवैधानिक अधिकार है, अपना विषय रखना, लेकिन निर्दोषों की निर्मम हत्या करने वाले हत्यारे आतंकी व नक्सलियों का महामंडन करना, उन्हें महामंडित करना, ग्लोराइज करना, ये घिनौना अपराध है। अर्बन नक्सल और वामपंथी भारत विरोधी विदेशी टूल किट के माध्यम से भारत में नफरत फैलाने की साजिश रच रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ पूर्व आईजी बीएसएफ जेपी सिन्हा साहब हैं। मेरे साथ रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी हैं, जो कि एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले सिन्हा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आखिरकार ये कौन लोग हैं जो नक्सलिज्म को कवर फायर दे रहे हैं दिल्ली के इंडिया गेट में, दिल्ली के सेंटर में? सिन्हा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? सिन्हा साहब, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है सिन्हा साहब हमसे कनेक्टेड नहीं है। सीधे चलता हूं रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी साहब के पास, जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आखिर ये कौन लोग हैं जो नक्सलिज्म को कवर फायर दे रहे हैं, वो भी दिल्ली के दिल इंडिया गेट पर? तिवारी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? क्या है? तो दोनों हमारे गेस्ट हैं, कोई तकनीकी दिक्कत है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। पर आप देखिए किस किस तरह के पोस्टर्स इंडिया गेट पर लहराए गए हैं, उसकी एक वानगी हम आपको दिखा रहे हैं। ये इंडिया गेट पर वो समूह है जिसने हिडमा, जो कि कुख्यात आतंकवादी थी, जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था, उसको सिक्योरिटी बलों ने, सुरक्षा बलों ने उसका इनकाउंटर किया। उसके बाद में हिडमा के समर्थन में ये तमाम लोग खड़े हो गए हैं। आए तो थे प्रदूषण का विरोध करने के लिए, लेकिन हिडमा के समर्थन में ये तमाम लोग खड़े हो गए हैं और ये लोग लाल सलाम, हिडमा को लाल सलाम,
ऐसे नारे लगा रहे थे। सीधे चलता हूं सिन्हा साहब के पास, जो कि पूर्व आईजी हैं बीएसएफ के। सिन्हा साहब, ये कौन लोग हैं जो नक्सलियों को कवर फायर दे रहे हैं? देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये मान लिया है कि अब नक्सलिज्म लास्ट स्टेजेस पे है। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी इंसर्जेंसी में पहला मिलिट्री ऑपरेशंस करना पड़ता है जिससे चीजें स्टेबलाइज हो। हिडमा के मरने के बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री कमांडर था, अब पूरे नक्सल एरिया में एक दहशत सी फैल गई है और ऑलमोस्ट पूरे एरियाज कंट्रोल में आ गए हैं। तो अब क्योंकि ये लास्ट स्टेजेस में है, तो कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। मैं समझता हूं ये वो बचे हुए लोग हैं जो कुछ दिनों में जब ये ऑपरेशंस खत्म होंगे और चलते रहेंगे तो इनका भी विनाश होगा। पर मुझे एक चीज कहना है कि ऐसे ऑपरेशंस में जब मिलिट्री ऑपरेशन होने के बाद जब एक स्टेबिलिटी आ जाती है तो इसमें दो बातें हैं। एक तो अर्बन टेररिज्म जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ। जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जो यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेज के अंदर जो बचे हुए लोग हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं इंटेलेक्चुअली, अब हमारा जो एम होना चाहिए वो इनकी तरफ होना चाहिए और इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बार देखिए, जब कंट्रोल हो गया गांव में तो सोच की बदलाव ये बहुत जरूरी है। अब सोच को बदलना है और इस तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और जो यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेज में जो अर्बन टेररिज्म फैला रहे हैं या अर्बन नक्सलिज्म वाले हैं, इनको एक एक करके पकड़ के और बचाना होगा। मैं एग्जांपल देता हूं, आपने देखा होगा अभी जो आपका मोबाइल बहुत हिल रहा है, उसको अगर थोड़ा स्टेबल कर पाए आप। सिन्हा साहब, आपका मोबाइल बहुत हिल रहा है, अगर उसको थोड़ा स्टेबल कर पाए। अच्छा, सॉरी, मैं एक्चुअली दूसरी जगह हूँ इसलिए मैं वो रख नहीं पा रहा था ना। मैं ये कह रहा था कि जो आपने देखा इंटेलेक्चुअल अर्बन टेररिज्म शुरू हुआ है, जिसमें इन्होंने डॉक्टर्स को लेना शुरू किया, जो आपने देखा होगा, और पूरे देश में एक पैन एशियन और पैन इंडिया चला हुआ एक इनका था। तो मेरे ख्याल में ये जो अर्बन टेररिज्म, बीच में तो हम लोगों ने, आपने देखा होगा, बड़े बड़े लोगों को पकड़ लिया था, लेकिन ये बचे कुछ लोग हैं, इनको भी पकड़ना चाहिए। और मेरी समझ में अगर इनको एक एक करके करेंगे तो ये लास्ट स्टेज जो जैसे कहते हैं आखिर में जो दिया भभकता है फूटने के पहले, वो चीज है। आपने बिल्कुल सही कहा, दिया भभकता है, लेकिन ये तो हमारे अपनों के बीच छिपे हुए हैं। तिवारी साहब, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा जो हमारे अपनों के बीच छिपे हुए हैं? हम और आप में से ही एक है, और जैसे इनको पकड़ा जाएगा हो हल्ला शुरू हो जाएगा। दीपक जी, देखिए, ये जो जिस तरीके का ये एजेंडा है, जिस तरीके से काम हो रहा है, पहले ये नक्सल एक्टिविटी जो भी थी यार, अर्बन नक्सल कहिए ना, चाइना में रह गए नक्सल्स, ना कम्युनिस्ट, ना रूस में रह गए, ना क्यूबा में रह गए। खाली हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं अपने आप को जो एंटी पूछते कि हम बहुत सेक्युलर हैं, हम चाहते हैं कि गरीब इकट्ठा हो। अब इस तरीके की फीलिंग से जिस तरीके से काम हो रहा है, बिकॉज विदेश की कई शक्तियां हैं जो भारत के अंदर कुछ गड़बड़ियां फैलाना चाहती है, उनको एक माध्यम चाहिए कि किसको भड़काए। अभी सारा कुछ ट्राई कर चुके हैं ये लोग। फार्म्स लॉ ट्राई किया, उन्होंने सीए का अगेंस्ट ट्राई किया। अब इनको एक अलग तरीका, एक अलग मुद्दा, हर जगह वो असफल रहे, अब इनको ये मुद्दा मिल गया है कि हम अर्बन नक्सलाइट के थ्रू करेंगे। ये लोग हैं कौन? जेएनयू में पढ़ने वाले हैं, इनको पैसा उनके माध्यम से मिलता है, और ये पैसा लेके गांव में जाते थे और गांव में वो एक्टिविटी कराते थे। वहां पर तो खत्म हो गया, वहां गांव को लोगों के समझ में आ गया कि भाई ये नक्सल एक्टिविटी किसी काम की नहीं है, तो सपोर्ट भी खत्म हो गया, और वहां के जो स्टिल जो खुराट थे उन सबको मार भी दिया गया, खत्म ही हो गया, ऑलमोस्ट सफाया हो गया। लेकिन ये जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल, अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं और जेएनयू में पढ़ाई करते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी फीलिंग अभी भी है कि कई इनमें से कन्हैया बनना चाहते हैं कि हो सकता है हम एक बड़े पिक्चर में आए और हमें भी टिकट मिल जाए वहां से। ये किस वर्ग के हैं और क्या कॉलेज में देते हैं, जेएनयू में क्या फीस देते हैं और क्या पढ़ाई कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ा एक अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक है।
ये कोई लिमिट होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी में कब साल कितने साल तक पढ़ सकते हो, कितने साल हॉस्टल मिल सकता है, और प्लस इनकी जो सुविधाएं हैं उनके ऊपर कटौती करनी पड़ेगी तगड़े तरीके से, बिकॉज 2 या 4 पर बिल्कुल अनरीजनेबल अमाउंट कुछ फीस देना पड़ता है और वैसे खा रहे हैं और भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। बिकॉज इनका जो ओरिजिन है जिसको बढ़ाया गया था, जिस तरीके से पहले सरकारों ने इनको उठाया था, अब उसी को उसी तरीके से दबा के खत्म करना पड़ेगा। सबसे बड़ा अंकुश ये जो टेरर फंडिंग है, इनकी जो फंडिंग आती है उसको भी टेरर फंडिंग ही समझना चाहिए, क्योंकि ये सब टेरर भगाने के लिए कर रहे हैं। तो ये देखिए जो डीप स्टेट है, जो अमेरिका के जो बिलियनर्स है, जो एक अपने पैसे डाइवर्ट करते हैं दूसरे देशों में, जैसा बांग्लादेश में किया, नेपाल में किया, तो यहां पर भी जैसे अब बिहार के इलेक्शन के टाइम में आपने ध्यान होगा तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं यहां पर भी नेपाल बना दूंगा। ये सब एक तरीका था, कोशिश बहुत कर रहे थे। अब इनको इस तरीके से मौका मिला, जिस तरीके से हम की जेएनयू के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के बच्चों को लेकर हम इनको भड़का सकते हैं और ये चाहेंगे कि हम सुरक्षित लगे। जैसे एक इलेक्शन में भी ये लोग अच्छी तरह जीते हैं, इसका मीन से एक बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ा तबका जेएनयू में ये हावी है। इनको तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। उनके तोड़ने के पहले इनका जो ब्रेन वॉश करता है उनको तोड़ना आवश्यक है। जो इनके लेक्चरर्स हैं, जो इनके जो जागरूक करते हैं और जो इनकी गतिविधियां और जिनके दिमाग की जो बढ़ाई वो अलग पढ़ाते हैं, उनको हटाना अत्यंत आवश्यक है। एंड दिस यूनिवर्सिटी ये सब की एक्टिविटी को एक एंटी टेरर एक्टिविटी मानना चाहिए, तभी जाके करेक्ट एक्शन लिया जाएगा और इनको दबाया जाएगा। अभी जेएनयू में जब बच्चे पढ़ने आते हैं, इनकी फोटोग्राफ देखिए, अभी देख रहे थे क्या थे, ये पढ़ाई के स्टूडेंट थोड़ा लग रहे थे, कोई भी 35-40 साल से कम नहीं है। यहाँ पर वो कूद रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप मैं भी कन्हैया बन जाऊं, हमें भी कांग्रेस टिकट दे देगी, समाजवादी पार्टी टिकट दे देगी, कूदते रहेंगे। लेकिन जब इसमें 1 या 2 को भी एग्जाम्पल सेट किया जाएगा, गवर्नमेंट को शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसाइड करें इनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं, ये कैसे वहां रह रहे हैं, प्लस अगर हॉस्टल में ज्यादा दिन रह गए 4-5 साल से, इनको हटाने दीजिए। ये मैडम की फोटो दिखाई जा रही है, ये किसी कांग्रेस स्टूडेंट लग रही है, क्या बात करिए, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जो विदेशी के पैसों के बल पे जो कूद के और एंटी इंटरनेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके ऊपर एक बहुत कड़ा कदम अत्यंत आवश्यक है। बिकॉज जेएनयू में अभी भी अब कवर नहीं कर पा रहे। लास्ट स्टूडेंट इलेक्शन में देखा हमने, सारी सीट इन्होंने जीती है। इसका मतलब कैसे लोग हैं और कैसे लोगों को दिवाया जा रहा है, पूरा एंटी नेशनल, वो भी दिल्ली कैपिटल में रह के लोगों की जो गतिविधियां हैं और मानसिक तरीके से इनको भड़काया जा रहा है कि आप एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। अब ये अगला स्टेप होगा, इनको अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा तो जेएनजी वाला स्टेप लाने की कोशिश करेंगे। तो हमें सरकार को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और इनको दबाना अत्यंत आवश्यक है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज इनमें कुछ ही है जिनका अगेंस्ट एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। कहीं इनकी गतिविधियां को ट्रैक कीजिए और इनके पिछले रिकॉर्ड्स ट्रैक कीजिए और 2-4 को अगेंस्ट एक्शन लीजिए। प्लस इनकी जो फंडिंग है, जिस लेक्चरर के माध्यम से आ रही है, जिस एचओडी के माध्यम से आ रही है, उन पर अंकुश लगाइए ताकि आगे न बढ़ सके। हॉस्टल में क्या कर रहे हैं उन्हें हमें ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे हमारे को पैनल साहब बता रहे थे कि अल्फता में क्या किया इन लोगों ने, तो उस तरीके में तो बस शक ही नहीं था। अब ये तरीके से जेएनयू में जो भी कोशिश आ रही है, बच्चे और क्षेत्र से जा भी रहे, लेकिन आई बिलीव सुना हमने कि जो एडमिशन का तरीका होता है वो वही लोग डोमिनेट करते हैं, हॉस्टल वही दिलाते हैं। तो सिंस उनके फेवर में और उनके फेवर के अंदर मतलब इतने दबे हुए हैं कि जो क्या चाहते हैं वही इनका दिमाग उसी तरीके से बढ़ाते हैं। इस तरह की एक्टिविटी को रोक करना, अगर जरूरत पड़े तो यूनिवर्सिटी को भी बंद करना चाहिए। बहुत समय पहले बात है, अगर भारतीय झंडा लेके हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसे जेएनयू में ले गए थे करीब 6-7 साल पहले, उसमें भी बड़ी गतिविधि बहुत ही उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन वी सक्सीडेड। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के और वेटरन्स इंडिया ने ले आके एक झंडा मार्च किया था, तो उसमें झंडे के अगेंस्ट भी इनकी खिलाफत थी। तो ये उन्होंने एक अच्छा मौका दे दिया है, ताकि इनके जितने मेन लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन और सारी गतिविधियां नोटिस की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब आपका, तिवारी साहब आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अयोध्या के दिव्य और भव्य श्री राम मंदिर पर एक बार फिर देश और दुनिया की नजरें टिकी हैं। इस बार मौका है ऐतिहासिक ध्वजारोहण का। इसे लेकर श्री राम मंदिर में पिछले कई दिनों से चल रहे कार्यक्रम का कल अंतिम पड़ाव है। कल प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद होगा राम मंदिर पर ऐतिहासिक ध्वजारोहण। कल प्रधानमंत्री मोदी शुभ मुहूर्त पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। इसके साथ ही मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। कल विवाह पंचमी है, जिसे धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह हुआ था।
इसके अलावा मंगलवार होने से इस दिन की विशेषता और बढ़ जाती है, क्योंकि मंगलवार को ही भगवान श्री राम और हनुमान का जन्म हुआ था। लिहाजा इस भव्य समारोह के लिए राम की नगरी पूरी तरह सज धज कर तैयार है। अयोध्या के सभी मंदिर मार्गों पर भव्य उत्सव की तैयारी की गई है। रामपथ, भक्ति पथ और धर्म पथ को फूलों से सजाया गया है। इस मौके पर सभी सड़कों और चौक चौराहों को भी सजाया गया है। ध्वजारोहण कार्यक्रम की शुरुआत सप्तऋषि मंदिर से होगी। वहां सप्तऋषियों की प्रार्थना और विशेष वैदिक पूजा संपन्न की जाएगी। ध्वजारोहण का मुहूर्त 11:58 से दोपहर 1 बजे तक का है। इसी ऐतिहासिक समारोह में 7,000 से भी ज़्यादा विशेष मेहमान शामिल होंगे। इनमें राम मंदिर ट्रस्ट के करीब 80 प्रमुख दानदाता भी शामिल होंगे। इस मौके पर पूरी अयोध्या दिव्य और भव्य हो उठी है। ऐसा लग रहा है जैसे त्रेता युग की पावन अयोध्या फिर से जीवंत हो उठी है। उस दिन केवल उनको अपना आहार जो अन्न का न लेकर के फल आदि का लेना है, लेकिन हमारा तो अनुभव जो रहा है उसके अनुसार वे फल आदि भी नहीं लेंगे और निराहार रह करके ही ध्वजारोहण करेंगे। 11 से 11:45 तक वे स्वयं परिसर में जहाँ ये सप्त मंदिर बने हैं वहाँ पर जाकर के दर्शन करेंगे, उनका अवलोकन करेंगे। उसके पश्चात भगवान रामलला की आरती होगी और आरती के पश्चात 11:58 यानी 12 बजे के पास इस ध्वजारोहण के कार्य में वे पहुंच जाएंगे। प्रभु श्री राम जी का जो भवन है, जो भव्य मंदिर है, और सदियों वर्ष लगभग 500 वर्षों का विवाद के बाद आज पूर्ण रूप से भव्य श्री राम मंदिर निर्मित हो चुका है, बन चुका है, और उस पर केसरिया ध्वज आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर फहराएंगे। तो अयोध्या ही नहीं, मुझे लग रहा है जनकपुर अयोध्या ही नहीं, समस्त हिंदू जनमानस इसको महापर्व के रूप में देख रहा है। केसरिया के जो केसरिया ध्वज है और राम मंदिर के शिखर का आज पूजा हो रहा है। आज पूजा संपन्न हो जाएगा। 21 नवंबर से अनुष्ठान चालू हुआ था और हमारे मठ मंदिरों में अनुष्ठान चल रहा है, देवी मंत्र के द्वारा चला। अभी मैं राम मंदिर का दर्शन करके आया, वहाँ चल रहा है कार्यक्रम। अब आज समाप्त हो जाएगा और कल हमारे पीएम मोदी आएंगे जब सेवक बन करके ना, तो केसरिया ध्वज लेकर के हम लोग और स्वस्ति वाचन बोल करके उनका स्वागत करेंगे। अब आपको बताते हैं उस धर्म ध्वजा के बारे में जिसे कल राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाएगा। ये ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। इसे अहमदाबाद के 8 कारीगरों ने 25 दिन में बनाकर तैयार किया है। पीतांबरी रंग का यह ध्वज रेशमी सिल्क से बनाया गया है। ये ध्वज त्रिकोण है और उस पर हाथ से नक्काशी की गई है। इस ध्वज पर श्री राम के राजवंश का चिन्ह अंकित है, जैसे कोविदार वृक्ष, सूर्यदेव और ओमकार का चिन्ह। इस समारोह को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए यूपी सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री योगी खुद पूरे इस आयोजन पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ा दिन है हर राम भक्त के लिए, हर पूज्य साधु संत के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए, हर कार सेवक के लिए, हर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के एक एक कार्यकर्ता और सिपाही के लिए। क्योंकि यह जो धर्म ध्वजा लगने जा रही है, यह जो करोड़ों राम भक्तों ने संघर्ष किया, लाखों राम भक्तों ने जो बलिदान दिया, उनके त्याग, तप, तपस्या, बलिदान का प्रतीक होगा और इससे पूरा देश अनंत काल तक गौरव की अनुभूति करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश में सरकार नहीं बनती तो शायद रामलला के भव्य मंदिर का यह स्वरूप हम देख नहीं पाते। जितना भव्य कार्यक्रम है, अयोध्या में उतनी ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए मंदिर परिसर के चारों ओर 5 लेयर की सिक्योरिटी है। मंदिर परिसर का कोना कोना कैमरे की नजर में रहेगा। करीब 15,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। सुरक्षा के लिए एनएसजी, सीआरपीएफ और एसपीजी के जवान मुस्तैद रहेंगे। इनके अलावा आईबी और अयोध्या पुलिस भी पूरे इलाके में तैनात रहेगी। साथ ही मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड भी लगाए गए हैं। आम श्रद्धालुओं के लिए कल मंदिर में प्रवेश वर्जित रहेगा। केवल आमंत्रित लोग ही शामिल हो पाएंगे। इनविटेशन कार्ड पर QR कोड स्कैन के बाद ही एंट्री हो पाएगी। पूरे मंदिर परिसर में मोबाइल पर प्रतिबंध रहेगा।
सारी व्यवस्थाएं एयरपोर्ट पे हो गई हैं, हेलीपैड पे हो गई हैं और मंदिर परिसर में सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। आज पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की प्रशासनिक अधिकारियों की ब्रीफिंग होनी है, जिसमें कि उनको क्या क्या दायित्व दिए गए हैं, उनके कोई फीडबैक हो उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। सारी तैयारियां पूरी हैं, समय से चल रही हैं। तो खबर ठोके में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मोदी की सिंध पॉलिसी पाकिस्तान को लगी मिर्ची।